हेलो फ्रेंड्स। तो जो हमारी स्मार्ट स्टडी की जो सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम क्या है ना कि एकदम मास्टर शिफू वाले से नोट्स बना रहे हैं, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें। जैसे हमने पहले 4D पढ़ा, फिर डॉक्टर जे का पढ़ा। तो अब उसकी अगली सीरीज़ में ही आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यदि गुड गवर्नेंस हो या एथिकल गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आए या गवर्नेंस से रिलेटेड किसी भी पार्ट से कोई क्वेश्चन आए ना, तो हम 6E को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो यूपीएससी की जर्नी है उसको एंजॉय करते हुए पढ़ना है, हमें एकदम चिल होके पढ़ना है। उसी में हम आगे आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये 6E क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये 6 यूज़ कहाँ होंगे वो देखते हैं। जब भी कहीं भी ना, मतलब गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस जैसे कोई आए, उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करनी हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी केस स्टडी करते समय हमें एक एज ए एडमिनिस्ट्रेशन ये हमेशा इंश्योर करना होता है कि हम गुड गवर्नेंस दें पब्लिक को, तो उसमें भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी आप आंसर लिख रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से सजेशन आ रहे हो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उस टाइम पे इन 6E का ध्यान रखना चाहिए। GS2 के अंदर जब गुड गवर्नेंस का आए तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए। और गवर्नेंस तो एक ऐसा इशू है जो पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक, मतलब जो आपका एसए का पेपर है, जो आपके ऑप्शनल के पेपर हैं, वहाँ हर जगह यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे यदि मतलब कि पूछा जाए कि गवर्नेंस जो औरंगजेब था, मतलब उसने उसके बाद ना मुगल साम्राज्य का मतलब कि खात्मा क्यों हो गया था, उसमें भी क्या है, क्योंकि वहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं थी। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होंगी, जो इथोज थे वो नहीं होंगे, इथिक्स नहीं, इक्विटी नहीं, एफिशिएंसी नहीं थी। तो ये सारे के सारे रीज़न है। तो इसका मतलब है ये 6E किसी भी क्वेश्चन में आप यूज़ कर सकते हो। आपको बस एकदम जब भी कभी क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना है तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये 6E किस तरीके से यूज़ होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ये 6E क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इथोज। इथोज क्या होते हैं? कुछ एक बिलीफ सिस्टम होता है गवर्नेंस का कि ये काम तो मिनिमम गवर्नेंस करेगी। जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वेलफेयर, मतलब अपनी जो जनता है उसका भलाई करेगी, जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी सिक्योरिटी करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाना। ये क्या है? बेसिक इथोज हैं किसी भी गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के। तो ये पहला पॉइंट अपना हो गया इथोज, जो हो गए सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम। उसके बाद आती है कुछ इथिक्स। इथिक्स होती है गवर्नमेंट की, वो होती हैं कुछ वैल्यूज़, जिन वैल्यूज़ के ऊपर गवर्नमेंट को हमेशा चलना चाहिए। यदि उन गवर्नमेंट के ऊपर वो नहीं चल रही तो वो गुड गवर्नेंस नहीं होगी। यदि उन वैल्यूज़ के ऊपर नहीं चल रहा तो वहाँ के सिटीजन्स को पूरा जो जस्टिस है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिको जस्टिस, वो नहीं मिल पाएगा। तो वो कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? जैसे और सारी वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी क्या होती हैं? इथिक्स, जो उसकी वैल्यूज़ है गवर्नेंस की। ये अपना हो गया सेकेंड ई, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा अपना इथोज हो गया, फिर अपने इथिक्स कर लिया। अब आता है अपना इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? देखो, एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी। इक्वलिटी में क्या होता है? सभी को इक्वली ट्रीट करना। इक्विटी में ये होता है कि आप सभी सिटीजन को मतलब कि एकदम सेम ट्रीट करना चाहोगे, लेकिन उनके जो एग्जिस्टिंग डिफरेंस है ना, उनको भी ध्यान में रखोगे। मतलब यदि कोई आदमी ना ज़्यादा वनरेबल है, ज़्यादा पुअर है, ज़्यादा मतलब कि वो, यदि वो किसी भी तरीके से ना हैंडीकेप्ड है, सोशली, इकोनॉमिकली या एजुकेशनली, तो हम उसको हमारा थोड़ा सा सपोर्ट क्या करेंगे? एक्स्ट्रा देंगे। इसको बोलते हैं इक्विटी। तो गवर्नेंस का जो तीसरा हमने मेन पिलर पढ़ा है वो क्या है? इक्विटी। अब चौथा पिलर देखते हैं, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं मनी, मतलब आपके पास जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जितने भी कैपिटल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका आप यदि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना, यदि आपने उसका एकदम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया है तो वो एफिशिएंसी के अंदर काउंट होगा। सर कोई एग्जांपल बताइए एफिशिएंसी का। तो ई बिडिंग, ई बिडिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो सबसे कम पैसे के अंदर जो गवर्नमेंट का काम करता है उसको हम टेंडर देते हैं। तो ई बिडिंग का एग्जाम्पल किसका है? एफिशिएंसी का। फिर आते हैं हम इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? एफिशिएंसी से थोड़ी अलग होती है। इफ़ेक्टिवनेस होती है जैसे कोई स्कीम है, उस स्कीम की जो इम्पेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचे। तो ये इफ़ेक्टिवनेस होती है कि आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनकी रीच कहाँ तक है, कौन कौन से सेक्शन तक पहुँचे हैं, कितने टाइम तक पहुँचे हैं, कितना मतलब कि ईज़ के साथ पहुँचे हैं। ये सब जो काउंट होगा वो इफ़ेक्टिवनेस में काउंट होता है। और लास्ट जो हमारा सिक्स्थ है वो है इकोनॉमी।
इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, वैल्यू फॉर मनी। जो भी आप काम करो, यदि 10 रुपये का काम है, यदि आपने उसको 9 रुपये में किया है तो वो आपकी इकोनॉमी है। यदि आपने उसको 20 रुपये में किया है तो वो आपकी इकोनॉमी नहीं है। वो 10 रुपये का काम था, 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा ले लिए। और यही होता है करप्शन के केस में। जब भी करप्शन आएगा तो वहाँ पे इकोनॉमी नहीं आ पाएगी, तो वो मतलब कि वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। तो ये 6 काफ़ी आसानी से हम याद कर सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इकोनॉमी क्या है, इथोस क्या है, जो हमारी इथिक्स क्या है, इक्विटी एफिशिएंसी क्या है। अब आप इसको किसी भी इथिक्स के टॉपिक, किसी भी गवर्नेंस के टॉपिक से जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि हम करप्शन के साथ 6E को जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, इथोस मतलब वेलफेयर स्टेट। जब आप करप्शन ही कर रहे हो तो कहीं से आपके पास तो जो बिलीफ सिस्टम था बेसिक गवर्नेंस का, वो तो आपने छोड़ दिया। इथिक्स भी नहीं होगी क्योंकि आपने ना मतलब इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये तो अकाउंटेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें गायब कर दी। इक्विटी भी नहीं होगी, आप सभी जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे, क्योंकि करप्शन करोगे तो आप किसी न किसी को फेवर कर रहे हो, तो वो इक्विटी भी यहाँ पे नहीं होगी। एफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आप तो यूटिलाइजेशन की जगह अब मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का। इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगा क्योंकि जो पॉलिसी, जैसे पीडीएस के अंदर करप्शन किया, जो गरीब को जाना चाहिए था पैसा, जो इफ़ेक्ट गरीबों पे जाना चाहिए था, वो तो आप किसी और को दे दोगे। और इकोनॉमी तो कभी नहीं होगी, जो 10 रुपये की चीज़ थी उसको 20 रुपये में करोगे। तो देखा कि हमने किस तरीके से करप्शन के जो चैप्टर के साथ हमने 6E को जोड़ दिया। इसी तरीके से आप वर्क कल्चर के साथ भी जोड़ सकते हो कि ना मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर में ये 6E देख लीजिए, आप इथोस देख लीजिए, इक्विटी देख लीजिए, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। अब यदि आपसे कोई पूछे एक बढ़िया वर्क कल्चर की ना क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर एस्पेक्ट होते हैं, तो आपको यदि वर्क कल्चर के बारे में कहीं नहीं पढ़ा हुआ तो आप इन्हीं 6E के बारे में लिख दीजिए, आपका आंसर अपने आप बन जाएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की यदि इथोस बढ़िया है तो वर्क कल्चर बढ़िया होगा, वहाँ की वैल्यू सिस्टम बढ़िया है तो बढ़िया होगा, वहाँ पे यदि इक्विटी है, सभी को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, सब लोग हैप्पी रहेंगे तो वो अच्छा होगा, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी रहेगी तो अच्छा होगा। तो देखा कि ये 6E इतना पावरफुल टूल है ना कि आप इसको किसी भी पेपर में यूज़ कर सकते हो। इवन आप देखो, एक क्वेश्चन लिखने की कोशिश करना, चलो आज आपको ना ये 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि पहला कि किस तरीके से आप 6E को अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपके ना मतलब कि आप किसी भी पुराने जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन के अंदर है ना 6E का यूज़ करके दिखाओ किसी भी क्वेश्चन के अंदर। फिर देखता हूँ कि आप जो ये कंसेप्ट हैं उनको कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आज हमने कौन सी चीज़ को देखा है? 6E को। और ये सारे जितने भी 6E, 4D, 5B, ये जितने भी मैं आपको कराऊँ वो हमेशा आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, चलो आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से लगे रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।